गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोल साइंस का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 रीड करेंगे। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बंट जाने का खतरा पैदा हो गया था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए जो नए स्वतंत्र देशों को चिंता हुई थी, जो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति लेकर के नए जो स्वतंत्र राष्ट्र सामने आए, इनको चिंता हुई कि वे अपनी इस आज़ादी को पाने के साथ खो न बैठें। गठबंधन में भेद पैदा हुए और बड़ी जल्दी उनमें दरार पड़ी। साम्यवादी चीन की 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई। जो साम्यवादी चीन था, इसकी 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई थी। सन 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास है। गुटनिरपेक्ष यानी किसी भी गुट में शामिल न होना, ये एक महत्वपूर्ण परिघटना का विकास हुआ। इस आंदोलन ने नवस्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो महाशक्तियाँ थी, इनको अपना एक गुट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना के बुते महाशक्तियाँ इतनी ताकतवर थी कि एशिया और अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनमें कोई मुकाबला नहीं था। जो छोटे देश थे, उनकी इकट्ठा शक्ति का भी उनके अंदर कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। किन काम के थे महाशक्तियों के छोटे छोटे देश? महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज भंडार, ये बहुत से काम आते थे छोटे छोटे देशों के अंदर स्थापित जो थे क्षेत्र। भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकें, यानी भूमि का वो क्षेत्र जहाँ से वो इस्तेमाल कर सकते थे सेना के संचालन के लिए या हथियारों के लिए। सैनिक ठिकाने, जहाँ से महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सकते थे। और आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए ज़रूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियाँ विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही थी। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। शीत युद्ध के दायरे, जो दायरे हैं शीत युद्ध के, वो क्या क्या हैं? शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए, जो जैसे कि क्यूबा का मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की है। वह इनमें से एक था। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह भी है कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति यानी पूर्ति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। दोनों महाशक्तियाँ कोरिया 1950 से 1953, बर्लिन 1958 से 1962, कांगो 1960 के दशक की शुरुआत और कई अन्य जगहों पर सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। संकट गहराता गया क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा आशय जो है वो ऐसे क्षेत्र से होता है जहाँ विरोधी खेमों में बड़े देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी। लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा और वैमनस्य विश्वव्यापी नहीं हो पाया। कई बार ऐसे अवसर आए कि दोनों महाशक्तियों के बीच राजनीतिक संवाद जारी नहीं रह पाया, यानी राजनीतिक मुद्दों को आपस में नहीं तालमेल कर पाए, और इससे दोनों के बीच गलतफहमियां भी बढ़ गई।
ऐसे मौके कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। जो दोनों गुटों से बाहर के जो देश थे उन देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संदर्भ में गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता है। जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक था जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता यानी बीच में एक कड़ी का काम किया। मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र के संघ के महासचिव के प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अंततः यह बात उभर कर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालत में टालना जरूरी है। महाशक्तियों को इस बात का पता चल गया था। इस समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेदारी भरा बर्ताव किया। शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया और इसमें संयम का तर्क ही काम करता रहा। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किए, लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए ज़रूरी माना गया। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है। दोनों पक्षों में से किसी भी दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगाया जा सकता है। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या हुआ। अगर किसी ने भी एक दूसरे पर परमाणु शक्ति का प्रयोग किया तो इसका विनाश कैसा हो सकता है, कितना हो सकता है। इसलिए गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए तो कोई सैनिक शरारतन युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा। ऐसी दुर्घटनाएं शिकार हुए देशों के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र नहीं अथवा दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई, बल्कि यह महज एक दुर्घटना थी।